नमस्कार। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये बिहार सचिवालय सहायक का जो प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है वो मैं लेकर आया हूँ। इसके पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 और 2 और साथ ही साथ प्रीवियस ईयर का भी एक सेट लेकर आया था मैं। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और ये प्रैक्टिस सेट 3 है और इसके बाद भी और मैं कई प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा जब तक एग्ज़ाम ना हो जाए। तो आप लोग बस चैनल से जुड़ जाइए, आपको बहुत ही फायदा होने वाला है। आइए बात करते हैं अपने पहले प्रश्न के बारे में। किस राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 483 किलोमीटर है? बिहार, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ या गुजरात? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बिहार। बिहार राज्य की पूर्व से पश्चिम तक की लंबाई 483 किलोमीटर है। आइए इसको मैप के थ्रू देख लेते हैं। तो ये है बिहार राज्य का मैप। तो ये इस साइड हो गया ईस्ट और इस साइड हो गया यहाँ पे वेस्ट और इधर है नॉर्थ और नीचे के साइड है साउथ। तो ईस्ट और वेस्ट की लंबाई पूछी गई थी तो जो कि है 483 किलोमीटर। अगर आपसे पूछा जाए नॉर्थ और साउथ की लंबाई क्या है तो नॉर्थ और साउथ की है 345 मतलब 345 किलोमीटर। बिहार के बारे में और कुछ तथ्य जान लीजिए, जैसे कि बिहार का जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, जनसंख्या का जो घनत्व है वो है 1106। और यहाँ पे अगर पूछा जाए डिकेडल ग्रोथ रेट मतलब दशकीय वृद्धि, मतलब हर 10 सालों में यहाँ की जनसंख्या की वृद्धि का इजाफा क्या होता है, मतलब कितना इजाफा होता है यहाँ की जनसंख्या में, तो वो है 25.4%। अभी का जो जनसंख्या है बिहार का अभी करंट में तो वो है 10,40,99,452। ये ऑफिशियल है और ऑफिशियल है इसका मतलब है ये 2011 के सेंसस के अनुसार है। हर 10 साल में सेंसस के आंकड़े आते हैं। अब अगला 2021 में आने वाला था बट कोरोना के कारण नहीं अभी कंप्लीट हो पाया है। तो अभी का आंकड़ा बिहार में लगभग 12.5 करोड़ के आसपास है। लेकिन अगर आपसे ऑफिशियल आंकड़ा पूछे तो ऑफिशियल अभी यही है 2011 का सेंसस 10,40,99,452। जैसा कि मैंने आपको बताया पॉपुलेशन डेंसिटी है 1106। आइए अब बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में। भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण मतलब नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स, मतलब कि प्राइवेट बैंक्स थे उनको सरकारी बना दिया गया। तो ये कब हुआ? 1967 में, 1969 में, 1970 में या 1971 में? तो ये जो बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो हुआ था 1969 में। अगर एग्जैक्ट डेट की बात करें तो वो हुआ था 19 जुलाई 1969, 19 जुलाई 1969 को ये हुआ था। तो इस टाइम पे हुआ था 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था इस डेट में। इसके बाद में फिर हुआ था 6 बैंकों का और वो हुआ था 15 अप्रैल 1980 को ये हुआ था बाकी के 6 बैंकों का। तो टोटल 20 बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। हालांकि मेन जो एग्जाम में पूछा जाए तो मेन आंसर यही होगा 19 जुलाई 1969 को। और इसमें कई सारे बैंक्स थे, जैसे कि अगर आप बात कर ले फेमस बैंक्स पीएनबी या यूनियन बैंक या तो फिर आप बात कर ले कैनरा बैंक या तो देना बैंक, ये सब बैंकों का नेशनलाइजेशन इसी टाइम पे हुआ था। आइए अब बात करते हैं अपने तीसरे प्रश्न के बारे में। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? सीवी रमन, रविंद्रनाथ टैगोर, हरगोविंद खुराना या अमर्त्य सेन? तो जो पहले भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता थे वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्हें कब मिला था? इन्हें मिला था 1901 में। पहला नोबेल पुरस्कार जो कोई भारतीय लिया था वो लिया था 1901 में, 1901 ईस्वी में, और वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। और इन्हें मिला था इनकी फेमस जो किताब थी गीतांजलि, इनके लिए मिला था इनको नोबेल पुरस्कार। बाकी के जो ऑप्शंस है अगर उनके बारे में आप देखें तो सीवी रमन इनको मिला था 1930 में, तो 1901 के तो बाद ही हो गया। फिर है हरगोविंद खुराना जी, इनको मिला था 1968 में, बहुत लेट था। और इसके बाद फिर मिला अमर्त्य सेन को जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं, तो इनको मिला था 1988 में। तो सबसे पहले जो नाम है वो है रविंद्रनाथ टैगोर जी का, जिनको मिला था 1901 में। आइए अब बात करते हैं चौथे प्रश्न के बारे में। निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान परिषद नहीं है? यहाँ पे पूछा जा रहा है नहीं है। तो पहले जान लीजिए कि विधान परिषद क्या होता है। जैसे कि अगर आप बात करें सेंट्रल लेवल में, केंद्रीय लेवल में अगर आप बात करें तो वहां पे होता है दो, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा।
तो जिसमें राज्यसभा को उच्च सदन माना जाता है, उच्च सदन, और लोकसभा को माना जाता है निम्न सदन। तो जैसे सेंट्रल लेवल पे 2 है लोकसभा और राज्यसभा, वैसे ही स्टेट लेवल पे भी 2 है, और स्टेट लेवल पे जो 2 है वो है, एक है लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब विधानसभा, और एक है लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद। तो यहाँ पे इसी विधान परिषद की बात हो रही है। स्टेट लेवल में विधान परिषद उच्च होता है और सेंट्रल लेवल में राज्यसभा उच्च होता है, उच्च सदन होता है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कौन से राज्य में विधान परिषद नहीं है, मतलब उच्च सदन नहीं है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या उत्तराखंड। तो एक्चुअली उत्तराखंड में जो है विधान परिषद नहीं है। टोटल अभी 6 स्टेट्स में है विधान परिषद, वो जान लीजिए 6 स्टेट्स कौन कौन है। तो एक तो है सबसे पहले आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ये याद कर लीजिए क्योंकि आंध्र प्रदेश से ही तेलंगाना अलग हुआ, तो ये दोनों स्टेट आपको इजीली याद हो जाएगा। इसके अलावा साउथ का एक और स्टेट है वो है कर्नाटका, यहाँ भी विधान परिषद है। इसके अलावा और जो 3 राज्य हैं, एक है महाराष्ट्र, एक है यूपी और लास्ट में एक है बिहार। यही 6 राज्यों में फिलहाल विधान परिषद है, बाकी किसी राज्य में विधान परिषद नहीं है। आइए अब बात करते हैं अपने 5वें प्रश्न के बारे में। जनहित याचिका की अवधारणा का प्रादुर्भाव कहाँ हुआ था? यूनाइटेड किंगडम में, ऑस्ट्रेलिया में, संयुक्त राज्य अमेरिका में या भारत में? तो सबसे पहले ये जानिए, जनहित मतलब जनता का हित मतलब पब्लिक इंटरेस्ट, याचिका मतलब लिटिगेशन, तो शॉर्ट में इसे लिखेंगे PIL मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, अवधारणा मतलब कॉन्सेप्ट, उसका प्रादुर्भाव मतलब स्टार्टिंग कहाँ हुआ था? तो PIL का स्टार्टिंग हुआ था संयुक्त राज्य अमेरिका में। हालांकि वहाँ पे इसे PIL नहीं कहते हैं, वहाँ पे इसे कहते हैं सोशल एक्शन पिटीशन, वहाँ पे इसे कहते हैं सोशल एक्शन पिटीशन, जिसे हिंदी में कहेंगे सामाजिक कार्यवाही याचिका। तो वहाँ पे इसका शुरुआत इसी नाम से हुआ था, आज भी वहाँ पे इसको यही कहते हैं सोशल एक्शन पिटीशन, और इंडिया में कहते हैं PIL। तो ये जो PIL है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये बेसिकली न्यायपालिका का ही एक आविष्कार है, और न्यायपालिका में जो न्यायाधीश लोग बैठते हैं, जो जज लोग जो बैठते हैं, उन्हीं के द्वारा ये एक निर्मित विधि है। और ये स्टार्ट हुआ था इंडिया में 1980s के ज़माने में, और जो इसके जनक माने जाते हैं इंडिया में, जो इसको लाने वाले, वो एक हैं VR कृष्ण अय्यर और एक और हैं PN भगवती। इन्हीं दोनों को श्रेय जाता है इंडिया में PIL लाने का, मतलब पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लाने का। आइए अब बात करते हैं 6ठे प्रश्न के बारे में। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, किनके द्वारा की गई थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा, सच्चिदानंद सिन्हा जी के द्वारा, BR अम्बेडकर जी के द्वारा या जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा? तो ये जो है उद्घाटन अधिवेशन मतलब टेम्पोररी, तो ये बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा जी को उद्घाटन अधिवेशन में अध्यक्ष यही थे। बाद में फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को परमानेंट अध्यक्ष बना दिया गया था भारतीय संविधान सभा का। तो ये जो उद्घाटन अधिवेशन हुआ था, ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 को। तो इसमें अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। हालांकि इसमें मुस्लिम लीग इसका बहिष्कार की थी, क्योंकि मुस्लिम लीग जो थी वो पाकिस्तान का मांग कर रही थी, अलग देश का मांग कर रही थी। तो वो चाह रही थी कि पाकिस्तान जो बनेगा अलग से, उसके लिए संविधान सभा अलग बनाया जाए, एक और संविधान सभा बनाया जाए जो कि पाकिस्तान का संविधान बनाएगी। आइए अब बात करते हैं 7वें प्रश्न के बारे में। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई है? राज्यों को, केंद्र को, राज्यों तथा केंद्र को, या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो अवशिष्ट शक्तियां वो होती है मतलब जो बची हुई शक्तियां हैं। मतलब क्या है कि आप क्या किए हैं कि कुछ शक्तियां दे दी हैं यूनियन लिस्ट में, मतलब इस पे यूनियन केंद्र सरकार कानून बनाएगी। कुछ दे दिए आप स्टेट लिस्ट में, मतलब राज्य इस पे कानून बनाएगी। कुछ दे दिए हैं कंकरेंट लिस्ट में, मतलब इसमें दोनों ही कानून बना सकती है, यूनियन वाले भी और स्टेट में जिसकी सरकार है वो भी इसमें कानून बना सकते हैं इन विषयों के ऊपर। लेकिन जो अवशिष्ट शक्तियां हैं जो इन तीनों में ही मेंशन नहीं है, उस पे कानून बनाने का हक किसका है? तो उस पे कई जगह जैसे अमेरिका जैसे देशों में वहां पे राज्यों को ये पावर दिया गया है, लेकिन इंडिया में ये पावर दिया गया है केंद्र को। यह अधिकार सेंटर को है कि वो जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, मतलब जिनका जिक्र संविधान में नहीं है, उस पे सिर्फ केंद्र ही कानून बना सकती है। 8वां, भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है?
मतलब राज्यसभा में टोटल 245 सीटों पे चुनाव होता है, जिसमें कि 233 पे असली में चुनाव होता है, बाकी 12 क्या होते हैं, इनको चुना जाता है राष्ट्रपति जी के द्वारा। इनको राष्ट्रपति जी के द्वारा चुना जाता है 12 लोगों को। और किनको चुना जाता है, ये 12 लोग कौन होते हैं, तो ये बेसिकली होते हैं जो साहित्य में या तो फिर विज्ञान में या तो फिर कला में या समाज सेवा में एक अच्छा स्थान अपना बनाकर रखे हैं। उसमें से ये 12 लोगों को उच्च सदन में चुनकर डायरेक्टली भेजा जाता है, राज्य मतलब राष्ट्रपति जी के द्वारा उनको ये पावर होता है 12 लोगों को चुनने का। तो अब यहाँ पे सवाल पे आते हैं कि ये जो 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया वो करते हैं भारत के प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। 9वां, ओजोन ह्रास का प्रमुख कारण क्या है, मतलब ये जो ओजोन परत का जो घटता जा रहा है, टूटता जा रहा है, उसका प्रमुख कारण क्या है, कौन सी गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन या क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब CFC। तो इसका जो प्रमुख कारण है वो कौन है, आपको ये बताना है। तो इसका जो प्रमुख कारण है वो है CFCs, मतलब ओजोन ह्रास का जो कारण है ये इसका मेन कारण है CFC। और इसके बचाने के लिए मतलब लोगों का इस ओर ध्यान केंद्रित करने के लिए कि ओजोन परत घटता जा रहा है, हम लोग मनाते हैं ओजोन डे। यहाँ पे आप लिख लीजिए इंटरनेशनल ओजोन डे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस हम लोग मनाते हैं, और वो मनाते हैं 16 सितंबर को। 16 सितंबर को मनाते हैं इंटरनेशनल ओजोन डे। 10वां, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है, तो भूमध्य रेखा को 2 बार पार करने वाली जो नदी है वो है जायरे नदी, जो कि अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, अफ्रीकन महाद्वीप में है जायरे नदी। इसी नदी को कॉन्गो रिवर भी कहते हैं। तो आइए इसको मैप में देख लेते हैं, हालांकि ये थोड़ा सा ब्लर्ड मैप है क्योंकि जूम किया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए अफ्रीका का मैप है, ये देखिए अफ्रीका। अब इसी को इस पोर्शन को मैं जूम कर रहा हूँ, उस पोर्शन को जूम कीजिएगा तो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। और ये वो नदी है कॉन्गो नदी, जो है कॉन्गो रिवर, वो देखिए आप यहाँ से इस टाइप से जा रही है। और इसके बीच में जो है इस मैप में आप देखिए ये जो है ये भूमध्य रेखा जा रही है। तो इसको ये 2 बार काटती है, एक बार यहाँ से काट रही है और फिर ऊपर जाके एक बार फिर यहाँ से काट रही है। तो यही एक नदी है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, और उस नदी का नाम है जायरे या कॉन्गो रिवर भी इसको कहते हैं। आइए बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में। म्यांमार की सीमा के सहारे भारत के राज्यों का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है, तो इसको तो मैप में ही देखना पड़ेगा। ये है देखिए इंडिया का नॉर्थ ईस्ट का मैप, ये है अरुणाचल प्रदेश, ये है असम, यहाँ पे आप देखिए ये है नागालैंड, ये है मणिपुर, ये है मिजोरम, और इस साइड ये जो बाउंड्री आप देख रहे हैं ये है म्यांमार का बाउंड्री। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं किससे किससे बाउंड्री टच कर रहा है, उत्तर से दक्षिण। तो उत्तर इस साइड हो गया नॉर्थ, और दक्षिण के लिए आपको इधर है साउथ। तो उत्तर से दक्षिण, तो सबसे पहले ये है अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद फिर है यहाँ पे नागालैंड, फिर है मणिपुर, और फिर है यहाँ पे मिजोरम। यहाँ पे आप देखिए है मिजोरम। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा 11वां का ए। सबसे पहला ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। इसको आप ऐसे भी याद कर सकते हैं, नागालैंड का NA, मणिपुर का MA और मिजोरम का MI, नमामि, और ऊपर है अरुणा नमामि। 12वां प्रश्न, MK गांधी मतलब मोहनदास करमचंद गांधी, इनके द्वारा लिखी गई पहली पुस्तक थी, मतलब कौन सी पुस्तक थी? माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ, हिंद स्वराज, इंडिया ऑफ माय ड्रीम्स या की टू द हेल्थ। तो ये चारों ही पुस्तकें जो है ये महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। तो आपको बताना है कि सबसे पहले कौन सी पुस्तक लिखी थी इन्होंने। तो सबसे पहले इन्होंने लिखा था हिंद स्वराज। हिंद स्वराज जो इन्होंने लिखा था वो लिखा था 1909 में। उसके बाद यहाँ पे देखिए बाकी के बारे में जान लेते हैं। माय एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ ये इन्होंने लिखा था 1925 में, 1925 में। यहाँ पे अब है इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स, ये इन्होंने लिखा था, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स लिखा था 1947 में, जिस साल हमें आज़ादी मिली थी। फिर एक और है की टू द हेल्थ, ये इन्होंने लिखा था 1948 में। आइए अब बात करते हैं अपने 13वें प्रश्न के बारे में। आर्थिक निर्गम मतलब इकोनॉमिक ड्रेन, इसका सिद्धांत प्रतिपादन किसने किया था? MK गांधी, जवाहरलाल नेहरू, दादा भाई नौरोजी या RC दत्त जी ने। तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन जो है वो है
दादा भाई नौरोजी। उन्होंने ही सबसे पहले इकोनॉमिक ड्रेन का जो सिद्धांत है ये प्रतिपादित किया था, और ये इन्होंने किया था 1878 ईस्वी में। उस टाइम पे इनका लिखा हुआ एक बुक आया था, जो कि बुक का नाम है पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये इनका बुक था जिसमें इन्होंने सबसे पहले इकोनॉमिक ड्रेन की बात इन्होंने किया था, और इन्होंने साथ ही साथ चेतावनी दिया था कि भारत का जो सारा धन है वो धीरे धीरे निकाल कर विदेशों में तिजोरियों में भरा जा रहा है। भारत का धन इसीलिए तो कहा गया इकोनॉमिक ड्रेन, मतलब इकोनॉमी का ड्रेन हो रहा है, मतलब इंडिया से बाहर जा रहा है हमारा सारा पैसा। 14वां, साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? गांधी आश्रम, सत्याग्रह आश्रम, फिनिक्स आश्रम या दांडी आश्रम। तो ये जो साबरमती आश्रम है गुजरात में, उसका जो वास्तविक नाम था वो था सत्याग्रह आश्रम। 15वां प्रश्न, महात्मा गांधी के निम्नलिखित आंदोलनों को प्रारंभ से सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो मतलब आपको ये बताना है कि यहाँ पे 4 आंदोलन के नाम दिए गए हैं सभी ऑप्शंस में, तो आपको बताना है कि सबसे पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, और फिर उसके बाद कौन सा आंदोलन हुआ। इसको आप सही क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए ही है, क्योंकि जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था ये सबसे पहले हुआ था इन चारों सत्याग्रह में से, और ये हुआ था वर्ष 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह। अगर इसके बाद अहमदाबाद सत्याग्रह की बात करें तो वो हुआ था फरवरी और मार्च के महीने में हुआ था, ये 1918 ईस्वी में हुआ था। खेड़ा जो सत्याग्रह था ये हुआ था ये 1918, लेकिन ये मार्च में हुआ था। तो ये इसके बाद अहमदाबाद के बाद हुआ था खेड़ा सत्याग्रह। फिर असहयोग आंदोलन, ये हुआ था 1920 से लेकर 1922 ईस्वी में हुआ था। तो यही इसका करेक्ट सीक्वेंस है कि सबसे पहले चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेड़ा, और तब फिर असहयोग आंदोलन हुआ था। 16वां, खजुराहो के मंदिर किसने बनवाए थे? तो ये जो खजुराहो के मंदिर है ये बनवाए थे चंदेल राजाओं ने, और ये कहाँ के थे? ये थे एमपी में, एक छतरपुर जिला है वहाँ से थे, और इनका जो कार्यकाल था ये था 950 ईस्वी से लेके 1050 ईस्वी तक इनका कार्यकाल था चंदेल राजाओं का। 17वां प्रश्न, 18 कैरेट जो सोना होता है उसमें सोने की मात्रा कितनी होती है? 50% होती है, 18% होती है, 60% होती है या 75% होती है? तो 18 कैरेट गोल्ड में 75% सोना होता है, सिर्फ 75%। 18वां, शेर शाह की प्रशासनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं? सासाराम को, दिल्ली को, चुनार को या पटना को? तो शेर शाह की जो प्रशासनिक प्रयोगशाला है वो कहा जाता है सासाराम को, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने कई तरह के प्रयोग किए थे अपने राजपाट में। यहाँ तक कि शेर शाह का जो मकबरा है वो भी यहीं स्थित है। मतलब कहाँ स्थित है? सासाराम में ही इसका मकबरा स्थित है। और ये कहाँ है? ये रोहतास में है, बिहार में रोहतास जिला है, वहीं पे सासाराम में शेर शाह का मकबरा है, और सासाराम ही शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था। 19वां प्रश्न, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन, इथेन, ब्यूटेन या प्रोपेन? तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वो है मीथेन। 20वां, पारसेक मात्रक है किसका? दूरी का, समय का, ऊर्जा का या तापक्रम का? तो पारसेक जो मात्रक है वो है दूरी का, और ये जो है ये एक लंबाई की खगोलीय इकाई है, उसी को ये मापने के लिए यूज किया जाता है। 21वां, पीसीआर से जांच होती है, तो पीसीआर का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, ये है पीसीआर का फुल फॉर्म। तो इससे क्या जांच होता है? एचआईवी का, कैंसर का, क्षय रोग का या हैजा का? तो इससे जो जांच होता है वो होता है एचआईवी एड्स का जांच होता है पीसीआर से। 22वां, निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वाइन फ्लू होता है? विषाणु, जीवाणु, फफूंदी या फीता कृमि? तो ये जो स्वाइन फ्लू है वो होता है विषाणु जनित रोग है ये स्वाइन फ्लू। 23वां, प्रोटीन का मुख्य तत्व क्या है? हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या कार्बन? हालांकि प्रोटीन का जो मुख्य तत्व है ये चारों ही है इसमें, लेकिन जो सबसे मुख्य तत्व है वो है कार्बन, प्रोटीन का मुख्य तत्व। 24वां, प्राचीन भारत में संगम क्या था? संगम क्या था? ये तमिल कवियों का संघ या मंडल था,
तमिल राजाओं के दरबारी कवियों को कहते थे, तमिल बस्तियों को कहते थे, या महापाषाण कब्रें? तो क्या था संगम, क्या था प्राचीन भारत में? तो ये एक्चुअली कवियों की जो गोष्ठी होती थी, कवियों का जो संगम होता था, संघ होता था, मंडल होता था, उसे ही कहते थे प्राचीन भारत में संगम। आइए बात करते हैं 25वें प्रश्न के बारे में। भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया था? किस राजा ने? कनिष्क ने, हर्षवर्धन ने, अशोक ने, या फाहियान ने? तो ये किया गया था कनिष्क के द्वारा। कनिष्क जो कि कुषाण जो वंश था, उस वंश का ये मतलब सर्वश्रेष्ठ शासक था, और ये था 78 ईसा पूर्व में। इसका राज्याभिषेक हुआ था, कनिष्क का राज्याभिषेक हुआ था, और यह कुषाण वंश का सर्वश्रेष्ठ शासक था। 26वां, वह सुल्तान जिसने प्रथम बार हिंदू धर्म ग्रंथों का फारसी भाषा में अनुवाद करने का कार्य प्रारंभ किया था, वो कौन सा सुल्तान था? इल्तुतमिश था, अलाउद्दीन खिलजी था, मोहम्मद बिन तुगलक था, या फिरोज शाह तुगलक था? तो ये था फिरोज शाह तुगलक, जो कि दिल्ली सल्तनत का एक राजा था, तुगलक वंश का। इसने ही सबसे पहले जो हिंदू धर्म ग्रंथ है उसका फारसी भाषा में अनुवाद करने का कार्य प्रारंभ किया था। 27वां प्रश्न, अकबर के शासनकाल में सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा कौन सी थी? इलाही, जलाली, मोहर, या अशरफी? तो अकबर का जो शासनकाल था उसमें सबसे बड़ी स्वर्ण मुद्रा थी मोहर, और यह स्वर्ण मुद्रा जो थी वो काफी प्रचलित भी थी। 28वां, दलित अधिकारों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर BR अम्बेडकर मतलब भीमराव अम्बेडकर जी ने 3 पत्रिकाएं निकाली थी। निम्नलिखित में से कौन उसमें से एक नहीं है? मूक नायक, बहिष्कृत भारत, बहिष्कृत समाज, या इक्वालिटी जनता? तो इसमें से जो है मूक नायक तो है, उनके द्वारा ही निकाली गई पत्रिका है। बहिष्कृत भारत ये भी उन्हीं के द्वारा निकाली गई है, लेकिन ये जो बहिष्कृत समाज है ये नहीं है ऐसा कोई पत्रिका। इक्वालिटी जनता ये भी इन्होंने ही निकाला था, तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बहिष्कृत समाज। 29वां, निम्नलिखित देशों में से किसके पास विश्व का सर्वाधिक बॉक्साइट का संचित भंडार है? भारत, रूस, सूरीनाम, या ऑस्ट्रेलिया? तो इसमें से जो सबसे ज्यादा बॉक्साइट का भंडार है वो है ऑस्ट्रेलिया में। हालांकि अगर सबसे ज्यादा की बात करें जो कि यहाँ ऑप्शन में नहीं है वो है गिनी। यहाँ पे बहुत ज्यादा भंडार है बॉक्साइट का, लेकिन चूंकि ये ऑप्शन में नहीं है, उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, और फिर उसके बाद आता है ब्राजील का नंबर बॉक्साइट की अवेलेबिलिटी के मामले में। 30वां, संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पर कार्य करती है वो क्या है? शक्तियों का विभाजन, अंकुश एवं संतुलन, विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध, या तो फिर न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण? तो ये जो है संसदीय सरकार ये काम करती है इस पे, विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होती है। 31वां, भारत के संसद में शून्यकाल शुरू होता है, कब होता है? बैठक के पहले घंटे में, बैठक के अंतिम घंटे में, दोपहर 12 बजे, या तो फिर किसी भी समय आप इसे आरंभ कर सकते हैं। तो एक्चुअली ये होता है दोपहर के 12 बजे। प्रश्नकाल के तुरंत बाद ये शुरू होता है, प्रश्नकाल के तुरंत बाद ये शून्यकाल शुरू हो जाता है, और ये लगभग 1 घंटा ये चलता है। 32वां, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है? मतलब मान लीजिए कि प्रेसिडेंट इलेक्शन हो रहा है, राष्ट्रपति का चुनाव का इलेक्शन हो रहा है, और उसमें अगर कोई विवाद पैदा हो गया तो उसका निपटारा कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट, निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन, संसद पार्लियामेंट, या तो फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन करेगा? राष्ट्रपति में हुए चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करेगा? तो ये हक है सर्वोच्च न्यायालय का, और ये इसको पावर देता है आर्टिकल 71। 33वां, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया? तो 3 सूचियां हैं, एक है यूनियन लिस्ट, एक है स्टेट लिस्ट, और एक है कंकरेंट लिस्ट। तो इसमें आपसे ये पूछा जा रहा है शिक्षा का विषय जो कि पहले राज्य सूची में था, मतलब सिर्फ इस पे स्टेट कानून बना सकती थी, लेकिन इसको बाद में बदल कर दिया गया समवर्ती सूची में, मतलब कंकरेंट लिस्ट में कर दिया गया। मतलब इस पे अब सेंटर और स्टेट दोनों ही इस पे कानून बना सकती है। तो इसको कौन सी जो संविधान संशोधन था उसके द्वारा इसको स्टेट लिस्ट से उठाकर कंकरेंट लिस्ट में कर दिया गया? तो वो था 42वां संशोधन, जो कि हुआ था 1976 में।
आइए बात करते हैं 34वें प्रश्न के बारे में। बजट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हर साल बजट पेश होता है, तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो होता है, सभी है इसमें से, जवाबदेही सुनिश्चित करना, प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना, और फिर आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना। ये तीनों ही काम होता है। बजट पेश करने का जो उद्देश्य होता है वो इसमें से तीनों ही है। 35वां प्रश्न, भारत में पंचायतों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा कर संग्रहित किया जाता है? बिक्री कर, सीमा शुल्क, भू राजस्व, या स्थानीय मेले जो लगते हैं उस पे जो कर कलेक्ट किया जाता है। तो इसमें से कौन सा वो कर है जो भारत में पंचायत कलेक्ट करती है? अब जैसा कि हम जानते हैं कई सारे कर हैं, जिसमें कई सारे कर जो हैं वो सेंटर कलेक्ट करती है, और कई कर हैं जो कि स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। तो यहाँ पे आपको बताना है पंचायत कौन सा कर कलेक्ट, मतलब कौन से कर को कलेक्ट करती है। सेल्स टैक्स, कस्टम टैक्स, लैंड रेवेन्यू, या स्थानीय मेलों पर कर। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, स्थानीय जो मेले लगते हैं उस पर जो कर लगता है वो करती है पंचायत, उसको कलेक्ट करती है। बाकी ये जो सेल्स टैक्स और कस्टम टैक्स है ये सेंटर कलेक्ट करती है, और ये जो लैंड रेवेन्यू होता है वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। 36वां, बंद अर्थव्यवस्था का मतलब क्या है? वो कैसी अर्थव्यवस्था जिसको हम कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था? तो ये जो अर्थव्यवस्था है ये होता है जिसमें विदेशी व्यापार बिल्कुल भी नहीं होता है। इसमें इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही बंद कर दिया जाता है, मतलब नो विदेशी व्यापार, उसी को कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। 27वां, पर्यावरणीय समस्याओं के कारण जिस कीटनाशक का प्रयोग कम किया जाने लगा है, मतलब उससे पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो जाती थी, तो वो कौन सा कीटनाशक है जिसको कम कर दिया गया है यूज में? गैमेक्सिन, डीडीटी, बीएचसी, या डीएमटी? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है डीडीटी। इसका उपयोग कम किया जाने लगा है। इसका फुल फॉर्म जो होता है वो होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। इसका जो फुल फॉर्म है डीडीटी का, इसका उपयोग अब कम किया जाने लगा है क्योंकि इससे पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो रही थी। 38वां, निम्नलिखित में से किसे नगर का हृदय कहा जाता है, मतलब हार्ट कहा जाता है नगरों का, वो कौन है? केंद्रीय व्यापार क्षेत्र है, बेहतर आवास क्षेत्र है, बेहतर सामाजिक सुविधाओं वाला क्षेत्र है, या नित्य प्रति आवाजाही यात्री क्षेत्र? मतलब किसकी सुविधा बढ़िया होती है इसीलिए नगरों, मतलब नगरों का हृदय कहा जाता है, कौन सी सुविधा को? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है केंद्रीय व्यापारिक क्षेत्र, इसीलिए इसे कहा जाता है नगर का हृदय। 39वां प्रश्न, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान, मतलब एनआईआरडी, एनआईआरडी का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान। तो ये कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है हैदराबाद में। 40वां, फाहियान के भारत आगमन का क्या लक्ष्य क्या था? इसका मिशन क्या था भारत आगमन का? गुप्तकालीन राजाओं की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानकारी प्राप्त करना? नहीं, ये इसका लक्ष्य नहीं था। गुप्त काल के दौरान महिलाओं की सामाजिक स्थिति को समझना भी इसके आगमन का लक्ष्य नहीं था। बौद्ध संस्थाओं को देखना और बौद्ध पांडुलिपियों की प्रतियों का संग्रहण करना, ये ही इसका लक्ष्य था फाहियान के भारत आगमन का। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन सी। 41वां, लज्जा जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके जो लेखक है लज्जा पुस्तक है वो है तस्लीमा नसरीन जी, और ये बेसिकली बाबरी मस्जिद की कथा वस्तु पे आधारित है ये पुस्तक लज्जा। तो इसके अलावा अगर आप देखें तो इनकी और भी कई पुस्तकें हैं, जैसे कि फ्रॉम माई जेल, कई इनकी फेमस पुस्तकें हैं तस्लीमा नसरीन जी की। तो एक है जैसे कि फ्रॉम माई जेल, और भी पुस्तकें जैसे छोटे छोटे सुख या अंधेरे दिन, ये इनकी फेमस पुस्तकें हैं। 42वां, सासाराम किसके मकबरे के लिए प्रसिद्ध है? तो अभी मैंने बताया था इसमें जो सबसे मेन है वो शेर शाह सूरी, लेकिन इसके अलावा हसन खान सूर का भी है, इस्लाम शाह का भी है, सभी का मकबरा सासाराम में ही स्थित है। तो इसके लिए इसीलिए इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। 43वां, विश्व आर्द्र भूमि दिवस, मतलब वर्ल्ड वेटलैंड डे, ये कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 2 फरवरी, 22 अप्रैल, या 15 जुलाई? तो ये मनाया जाता है 2 फरवरी को, और पहली बार ये मनाया गया था 1997 में, पहला वर्ल्ड वेटलैंड डे। हालांकि हर साल ये 2 फरवरी को मनाया जाता है। 44वां, बिहार का अधिकांश क्षेत्र किस मिट्टी से आच्छादित है? तो बिहार का जो अधिकांश क्षेत्र है वो एक्चुअली
पहाड़ी मिट्टी से आच्छादित है। 45वां, बिहार के किस पक्षी विहार में साइबेरियाई पक्षी प्रवास के लिए आते हैं? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन ए, कांवर पक्षी विहार जो कि बेगूसराय में है। इसमें एक्चुअली काफ़ी सारे साइबेरियाई पक्षी आते हैं प्रवास के लिए, और ये हजारों किलोमीटर दूर से ये आते हैं, साइबेरिया से, रसिया से, मंगोलिया से पक्षी यहाँ पे आते हैं प्रवास के लिए। कांवर पक्षी विहार जो कि बेगूसराय में यहीं आते हैं। 46वां, पहला भारतीय मंत्रिमंडल बिहार में कब संगठित हुआ? तो ये जो पहला भारतीय मंत्रिमंडल जो कि बिहार में है, ये जो संगठित हुआ था ये हुआ था 1 अप्रैल 1937 को, और जो चीफ मिनिस्टर थे उस समय वो थे कृष्ण सिंह जो कि बिहार के पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं। 47वां, भारतीय संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है? दूसरा भाग, तीसरा, चौथा या पांचवा भाग? तो ये जो है ये है दूसरा भाग। टोटल जो भाग है वो है 22, तो दूसरा भाग है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए आर्टिकल, तो आर्टिकल 5 से 11 जो है वो है नागरिकता से संबंधित, इसमें प्रावधान बताया गया आर्टिकल 5 से 11 में। 48वां, चुंबकीय प्रभाव से बचाने के लिए उपकरण को चारों तरफ से ढका या आवरणकृत किया जाता है। तो किससे आवरणकृत या ढका जाता है चुंबकीय प्रभाव से बचाने के लिए? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है रबड़ का आवरण किया जाता है, मतलब रबड़ से ये चारों तरफ से ढका जाता है चुंबकीय प्रभाव से बचाने के लिए। 49वां, निम्नलिखित में से कौन शरीर में प्रतिरोधक क्षमता विकसित करता है? एंटीजन, एंटीबॉडी, एंजाइम या हार्मोन्स? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है एंटीबॉडी। 50वां, शरीर की सबसे बड़ी रक्तवाहिका निम्न में से कौन सी है? सबसे बड़ी रक्तवाहिका, तो ये जो है वो है महाधमनी, ये सबसे बड़ी रक्तवाहिका है शरीर में। 41वां, एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या होता है? एटीपी, सूरज की रोशनी, डीएनए या आरएनए? तो पारिस्थितिकी तंत्र जो है उसमें जो ऊर्जा का जो स्रोत होता है वो होता है सूरज की रोशनी, मतलब सनलाइट। 52, किस स्थान की सर्वप्रथम पहचान प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी? कौन सा वो मतलब प्रसिद्ध स्थान है? नालंदा, तेलियागढ़ी, चिरांद या पावापुरी? तो ये जो स्थान है वो है नालंदा। इसका जो सर्वप्रथम पहचान दिया गया था वो था प्रसिद्ध पुरातत्व शास्त्री जो कि अलेक्जेंडर कनिंघम है, उनके द्वारा सर्वप्रथम इसका पहचान किया गया था। 53वां, निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, शस्त्रशास्त्र, आयुर्वेद या योग वेद? तो उपवेद टोटल 4 हैं। तो चारों उपवेद कौन कौन से हैं? आयुर्वेद, एक है धनुर्वेद, एक है गंधर्व वेद और एक है शिल्प वेद। तो यही 4 हैं उपवेद। तो आप देख लीजिए इसमें से कौन नहीं है? धनुर्वेद तो है ही, आयुर्वेद भी है, शस्त्र शास्त्र नहीं है और योग वेद नहीं है। हालांकि शस्त्र शास्त्र धनुर्वेद को ही कहा जाता है, तो मान लीजिए ये भी है। तो एक ही ऑप्शन बचता है योग वेद, जो कि एक उपवेद नहीं है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 54, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? ज्यादातर जो अशोक के शिलालेख है टोटल 14 है, बृहद शिलालेख जो कि बड़े हैं, उसमें से कौन सा है जिसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था? तो सारनाथ में भी किया गया था, धौली में भी किया गया था, शाहबाजगढ़ी में नहीं किया गया था ब्राह्मी लिपि का प्रयोग। और शाहबाजगढ़ी और एक और है मानसेहरा, इन दोनों में कौन सी लिपि का प्रयोग किया गया था? तो वो है खरोष्ठी लिपि, इस लिपि का प्रयोग किया गया था। इसमें ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। आइए बात करते हैं 55वें प्रश्न के बारे में। लौह और रक्त की नीति ये किसने अपनाई थी? तो ये अपनाया गया था बलबन, ये राजा था, उसके द्वारा ये नीति अपनाया गया था। 56वां, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा क्या था? तो ये बेसिकली एक खैराती अस्पताल था, जिसको मुफ्त में अस्पताल कहते हैं, उसी का नाम था दारुल सफ़ा। फिरोज तुगलक जो कि तुगलक वंश का राजा था, उसने और भी कई ऐसे स्टार्ट किए थे, जैसे कि दीवाने खैरात, ये भी इसी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। जिसमें क्या था? इसमें यह था कि मुसलमान लड़कियों के जो विवाह के लिए या तो फिर विधवाओं और अनाथों के लिए जो आर्थिक सुविधा दिया जाना था वो इसी के थ्रू दिया जाता था, दीवाने खैरात के ही थ्रू। 57वां,
ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ था। तो कब हुआ था ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय? तो ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय जो हुआ था वो हुआ था वर्ष 1856 ईस्वी में। और जो विलय करने वाला जो था वो था लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी था जो कि अवध को ब्रिटिश में मिला लिया था। और उस समय जो अवध के जो नवाब थे वो थे वाजिद अली शाह थे। उस समय अवध के जो नवाब थे वो थे वाजिद अली शाह। 58, भारत के उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? तो वो थी फातिमा बीवी थी। इनका जो कार्यकाल था जिस समय ये थी मतलब सुप्रीम कोर्ट में जब ये न्यायाधीश थी तो वो थी 6 अक्टूबर 1989 से लेकर 29 अप्रैल 1992 तक थी ये सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस थी ये। 59, चंद्रमा की सतह पर कौन सा तत्व पाया जाता है? टीन, टंगस्टन, टेंटलम या टाइटेनियम? तो चंद्रमा की सतह पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है ऑक्सीजन, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। इसके बाद अगर बात करें तो है सिलिकन, वो भी ऑप्शन में नहीं है। फिर एल्यूमिनियम है, वो भी ऑप्शन में नहीं है। फिर उसके बाद होता है आयरन मतलब लोहा, तो वो भी ऑप्शन में नहीं है। फिर है मैग्नीशियम, तब आता है कैल्शियम का नंबर, और इसके बाद आता है टाइटेनियम, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में डी में आपको दिख रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा टाइटेनियम। 60वां, ब्रिक्स देश का एक हिस्सा कौन सा राष्ट्र है? बोत्सवाना, बेलारूस, बोलीविया या ब्राजील? तो ब्रिक्स ऐसे लिखा जाता है। और ब्रिक्स में क्या है? ये है ब्राजील, ये है रसिया, ये है इंडिया, ये है चाइना और ये है साउथ अफ्रीका। तो आप देख लीजिए एक ही देश है वो है ब्राजील। यही है ब्रिक्स देश का एक हिस्सा है ब्राजील। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो वर्ष क्या है? 2011 में पहले जो था वो था सिर्फ ब्रिक था, BRIC, लेकिन 2011 में क्या हुआ? वर्ष 2011 में साउथ अफ्रीका इसका हिस्सा बन गया, तब से इसका नाम हो गया BRICS। 61वां प्रश्न, ट्राई का अर्थ क्या है? तो ट्राई बेसिकली इसको हिंदी में लिखा गया ये है TRAI। ट्राई का अर्थ क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो टेलीकॉम रेगुलेटरी मतलब दूर संचार का जो नियामक है। बाकी देखिए किसी ऑप्शन में नहीं है परिवहन नियामक, तो ये गलत हो गया। परिवहन पंजीकरण, ये भी गलत हो गया। यहाँ पे दूर संचार पंजीकरण है, ये भी गलत हो गया। दूर संचार नियामक है। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया मतलब भारतीय दूर संचार नियामक प्राधिकरण। 62वां, इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 7वीं शताब्दी ईस्वी में हुई थी। और जो इसके स्थापक थे वो थे पैगंबर मोहम्मद साहब, इसके स्थापक थे। और इनका जो समय था वो था 572 से लेकर 632 ईस्वी तक इनका समय था। 63वां, निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत संघ सरकार का स्रोत नहीं है? आपको ये बताना है। उत्पाद शुल्क, ये तो संघ सरकार ही कलेक्ट करती है। आयकर भी संघ सरकार ही करती है। कॉरपोरेट कर भी यही करती है। व्यापार कर जो है ये स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। व्यापार कर के अलावा कृषि कर और भू राजस्व कर, ये तीनों जो है वो स्टेट गवर्नमेंट कलेक्ट करती है। 64वां, ग्रामीण वित्त पोषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य बैंक है? तो ग्रामीण वित्त पोषण के लिए जो सबसे मेन बैंक है वो है नाबार्ड। इसका फुल फॉर्म है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नाम से ही आप देख रहे हैं कि एक ऐसा नेशनल बैंक जो कि एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट के लिए काम करता है, तो वो है नाबार्ड। इसका शॉर्ट में वो है ग्रामीण वित्त पोषण के लिए। 65वां, किस क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार दिया जाता है? तो ये दिया जाता है कला विज्ञान के क्षेत्र में। अगर आप असाधारण योगदान देते हैं तो आपको मिलता है शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। और ये देती है CSIR मतलब काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR देती है ये शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार। पहला जो दिया गया था वो दिया गया था 1958 में। 66वां, समाजवाद का प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण किसने किया था? तो समाजवाद का जो प्रथम वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया था वो किया गया था कार्ल
मार्क्स के द्वारा। 67 सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध अगर महाभियोग प्रस्ताव पास कराना है तो उसके लिए कितने सदस्यों का समर्थन चाहिए। महाभियोग मतलब जिसके पास होने के बाद राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दिया जाएगा, तो कितना चाहिए समर्थन। सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्य, मतलब कि 2/3 सदस्य, तो ये गलत है। सदन के कुल सदस्यों में से कम 2/3, ये बिल्कुल सही है। सदन के कुल सदस्यों में से बहुसंख्यक सदस्य, ये भी गलत है। और सदन के विशेष बहुमत, ये भी गलत है। करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। अब इसको साबित करने के लिए अगर राष्ट्रपति को उनके पद से हटाना है उनके कार्यकाल के पहले, तो जैसे कि लोकसभा में 543 है, तो लोकसभा में आपको कम से कम 362 मेंबरों का सपोर्ट चाहिए होगा, प्लस राज्यसभा में जैसे कि 245 मेंबर है, तो आपको कम से कम 163, तभी होगा 2/3 दोनों में, तभी आप राष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकते हैं कार्यकाल के पहले। 68वां जिस स्थान पर भूकंप आता है ठीक उस स्थान को क्या कहते हैं, तो ठीक उस स्थान को कहते हैं केंद्र, फोकस। 69 सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा करते थे, तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो है वो पशुपति, शिव और मातृदेवी की मूर्तियां इनकी पूजा करते थे सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग, मतलब इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो इनकी पूजा करते थे। 70वां डूरंड लाइन, ये किसके साथ भारत की सीमा निर्धारित करती है, तो जो डूरंड लाइन है वो भारत की अफगानिस्तान के साथ सीमा को निर्धारित करती है, और ये बनाया गया था सर मोर्टिमर डूरंड जी के द्वारा, जो कि 1896 में ये लाइन बनाई गई थी। 71 टाइटन जो है वो सबसे छोटा उपग्रह है किसका, मंगल का, शुक्र का, बृहस्पति का या शनि का, तो ये सबसे छोटा उपग्रह है शनि ग्रह का। 72 बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का जो युद्ध है वो हुआ था 1764 ईस्वी में। अगर बात करें पलासी का युद्ध तो वो हुआ था 1757 ईस्वी में हुआ था पलासी का युद्ध। आइए अब बात करते हैं 73वें प्रश्न के बारे में। तो इसके लिए पहले कुछ लाइंस दी गई हैं, पहले ये पढ़ लेते हैं। रामू 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो इस तरह का प्रश्न जब भी देखें तो आप पहले ये देख लीजिए डायरेक्शन, इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है। तो अब यहाँ पे आप एक मिडिल पॉइंट ले लीजिए और यहाँ पे देखिए रामू 2 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, तो 2 किलोमीटर उत्तर की ओर, फिर 4 किलोमीटर दाएं मुड़कर चलता है, तो ये हो गया 4, फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, तो फिर यहाँ पे 4 हो गया, और फिर दाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है। तो अब आपसे सवाल ये पूछा जा रहा है अब रामू किस दिशा में अभिमुख है, तो जब यहाँ से 4 किलोमीटर इधर चल रहा था तो इस दिशा में क्या है, देखिए इस दिशा में है वेस्ट, तो अभी रामू है वेस्ट मतलब पश्चिम दिशा की ओर, तो इस 73वां का हो जाएगा डी। फिर उसके बाद रामू अपने प्रारंभिक स्थल से कितनी दूर है, तो प्रारंभिक स्थल यहाँ पे था इसका, यहाँ से ये चला था, और ये जब टोटल है 4 किलोमीटर, तो यहाँ पे देखिए आधा है 2 किलोमीटर, तो बाकी कितना बचा 2 किलोमीटर, तो प्रारंभिक स्थल से अब ये दूर है सिर्फ 2 किलोमीटर, तो 74 का हो जाएगा ए। 75वां प्रश्न, यदि किसी कूट भाषा में दिल्ली को इतना लिखते हैं, कलकत्ता को इतना लिखते हैं, तो कैलीकट को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे देखिए डी के जगह पे 7 को यूज किया गया है, तो लेकिन हमें पता करना है कैलीकट को, तो CAL इसमें भी कॉमन है, CAL इसमें भी कॉमन है, तो CAL को कितना लिखा गया 825, तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 825। फिर क्या आई को क्या लिखा गया है, तो इसमें देख लीजिए दिल्ली में आई है, आई को कितना 1 लिखा गया, तो 8251। फिर कैलीकट CUT, यहाँ भी देखिए है CUT 3 के बाद, तो 3 के बाद क्या लिखा गया 896, तो यहाँ पे हो जाएगा 896, तो आप मिला लीजिए 8251 896 सिर्फ इसमें है, तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, 75वां का हो जाएगा सी। 76 निम्नलिखित शब्द के अक्षरों से कौन सा शब्द नहीं बनाया जा सकता है, थर्मोलाइसिस, इसको यूज करके कौन सा शब्द यहाँ पे 4 दिया गया है वो नहीं बनाया जा सकता है, तो इसमें देखिएगा अगर आप गौर से तो लोटस इससे नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि L है, O है, T भी है, लेकिन इसमें U कहीं नहीं है, तो लोटस नहीं बनाया जा सकता। इसके अलावा बाकी जो तीनों शब्द हैं सिस्टर, लॉरिस, थेसिस, तीनों ही इससे बनाया जा सकता है। 77 यदि डिवाइड का अर्थ है गुणा, भाग का अर्थ है गुणा, जोड़ का अर्थ है घटाव, माइनस का अर्थ है जोड़ और गुना का अर्थ है भाग, तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है, तो इसको अगर आप मिलाएंगे तो समीकरण डी जो है वो सही पाया जाएगा, क्योंकि अगर आप इसको मिलाइएगा तो 18
गुणा की जगह क्या कर रहा है, गुणा की जगह देखिए है भाग, तो 18 भाग 6, और भाग की जगह पे क्या है, तो भाग की जगह पे यहाँ पे बताया गया है कि है गुणा है, तो 18 भाग 6 गुना 8, और माइनस की जगह पे क्या है, जोड़ है, तो माइनस की जगह हो गया जोड़ 12। तो देखिए इसके बराबर में 36 आ जाएगा, क्योंकि 18 को 6 से भाग दीजिएगा तो 3 इंटू 8, तो 8 दिया 24 और प्लस ये 12 36 हो जाएगा। तो LHS इज इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो 36 आ जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। 78वां, एक चरवाहे के पास 17 भेड़ें थी, उनमें से 9 को छोड़कर बाकी सभी मर गई, अब कितनी भेड़ें शेष है। तो ये बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है कि 17 भेड़ें थी, 9 को छोड़कर सभी मर गई, तो कितनी भेड़ें शेष है, तो 9 शेष है, बाकी तो सब मर गई। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। 79, यदि डी इज इक्वल टू 4 है, डी और जी इज इक्वल टू 26 है, तो एनिमल का मान क्या होगा। तो यहाँ पे बेसिकली जो ABCD जो लेटर्स है, तो कौन सा लेटर किस स्थान पे है वैसे ही जोड़ा गया है। जैसे डी चौथे स्थान पे होता है, ABCD, तो डी चौथे स्थान पे है। डी और जी को अगर आप मिला लेंगे तो इसमें से टोटल जो आ जाएगा वो हो जाएगा 26, क्योंकि डी है चौथे स्थान पे, ओ है 15वें स्थान पे, और जी जो है वो है 7वें स्थान पे, तो मिलाकर हो जाता है 26। तो आपको बताना एनिमल, तो एनिमल को अगर आप मिलाइएगा तो ये आ जाएगा ए पहले स्थान पे, ए आ जाएगा 14वें, फिर आई जो है वो आ जाएगा 9वें, फिर एम जो है वो आ जाएगा 13वें, और प्लस फिर से ए है तो पहले, और एल जो है वो हो जाएगा 12वां। तो टोटल अगर आप मिला दोगे तो हो जाएगा 50, तो एनिमल बराबर हो जाएगा 50 डी। 80, यदि किसी कोड भाषा में गुडनेस को ऐसा लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में ग्रेटनेस को कैसे लिखा जाएगा। तो बेसिकली इसमें क्या है, जी के बाद क्या आता है, एच आता है, लेकिन अगले में क्या है, ओ के पहले एन आता है, फिर एक बाद में और एक पहले आपको ऐसे सजाना है। तो यहाँ पे देखिए जी के बाद क्या हो जाएगा एच, आर के पहले क्या हो जाएगा क्यू, फिर ई के बाद आपको लिखना है तो ई के बाद क्या आ जाएगा एफ, फिर ए के पहले क्या है जेड। तो यहाँ पे देख लीजिए एच क्यू और एफ जेड ये किस में है, तो एच क्यू एफ जेड ये सिर्फ इसी में है, तो ऑप्शन हो जाएगा 80 का हो जाएगा डी। 81, दी गई संख्या श्रृंखला में लुप्त पद, मतलब ये जो गायब पद है उसमें आपको बताना है। तो यहाँ पे आखिरी जो पद है वो गायब है, आपको ये बताना है कि इसके जगह पे क्या होगा। 6, 12, 36, 144, 720 और 4320। तो बेसिकली इसमें करना यही है, 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, 12 मल्टीप्लाइड बाई 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और यहाँ पे हो जाएगा 7। तो मतलब 4320 मल्टीप्लाइड बाई अगर 7 कीजिएगा तो वो आ जाएगा 30,240। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। 82वां प्रश्न, स्पर्श मेरे घर से 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर गया। तो इस तरह के क्वेश्चंस आए तो पहले आप एक केंद्र बिंदु ले लिया कीजिए, और अब यहाँ से देखिए 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर, तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 15 किलोमीटर पश्चिम की ओर। फिर क्या है, बाएं मुड़ा, तो बाएं इस साइड हो जाएगा, तो बाएं मुड़कर वो 25 किलोमीटर चला, तो ये रेखा थोड़ा सा लंबा खींच दीजिए 25 किलोमीटर। फिर क्या है, फिर पूर्व की ओर मुड़कर 15 किलोमीटर चला, तो फिर से 15 किलोमीटर हो गया, ये हो गया 15 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद फिर बाएं मुड़कर वो 15 किलोमीटर चलता है, तो 15 किलोमीटर लगभग कितना हो जाएगा। तो अब वह मेरे घर से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ से चला था, यहाँ पे है, ये टोटल है 25, ये हो गया 15, तो बचा 10 किलोमीटर। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। 83वां प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक श्रेणी में लुप्त संख्या अक्षर या आकृति को बताना है। तो यहाँ पे जो सीरीज बनाया गया वो कुछ इस तरीके से है कि डी के बाद एक गैप करना है और एफ के बाद 2 गैप करना है, मतलब एक लेटर के बाद एक गैप कर देना है, जैसे डी के बाद ई को गैप किया गया है, लेकिन एफ के बाद 2 गैप करना है, जी और एच। तो उसी तरीके से सबको सजाना है, लेकिन जब ये चेंज करेंगे तो वहां पे भी एक गैप हो जाएगा। तो यहाँ पे चेंज कर रहे हैं, तो पी के बाद क्या आता है क्यू, तो क्यू को गैप कर देंगे और यहाँ लिख देंगे आर, आर के बाद फिर एक गैप करना है, तो आर के बाद क्या होता है एस, एस के बाद क्या होता है टी, तो टी लिख देंगे, लेकिन फिर उसके बाद 2 गैप करना है, तो टी के बाद अगर 2 गैप करेंगे तो फिर आ जाएगा तीसरा आ जाएगा डब्लू, तो आर टी डब्लू इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। 84, यहाँ पे एक सीरीज दिया हुआ है, तो आपको आगे के जो 2 सीरीज हैं वो बताने हैं। तो अगर आप इसमें ध्यान से देखिएगा तो जो दूसरा, चौथा, छठा, 8वां ये जो लेटर है, ये देखिए क्या है 2, 3, 4, 5, तो ये हो जाएगा 6,
लेकिन यहाँ पे क्या होगा, तो ये देखिए ये एक अलग सीरीज में चल रहा है, 1 4 9 16, मतलब 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का स्क्वायर, मतलब 25। और यहाँ पे तो ऑलरेडी हम लोग बता ही दिए थे 6, तो 25 और 6, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन सी। आइए अब 85वां और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या आपको बताना है। तो ये जो है लुप्त संख्या आपको वो बताना है कि इसके जगह पे क्या फील होगा। तो देखिए अगर 314 से आप घटाते हैं 39 तो आ जाएगा 275, 205 से 102 घटाते तो आ जाएगा 103। तो उसी तरीके से अगर 111 से आप 34 घटाइएगा तो आ जाएगा 77। तो ऑप्शन हो जाएगा सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो यही था वो 85 क्वेश्चन। इस तरीके के और भी कई सेट में लेकर आने वाला हूं, तो आप लोग बस इस चैनल से जुड़ जाइए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में पहुंचाइए। थैंक यू सो मच।